हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी का शिक्षित का भाग 1 का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा। तो इसमें हम दो बैलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो चालू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी कि गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। और जब भी हमें किसी को बहुत ही पागल आदमी कहना होता है तब उसे हम गधा कहते हैं। गधा समूच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अन्यास ही सींग का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी सूखी घास सामने डाल दो, उसे चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। यानी कि गधा ऐसा जानवर है जो शोक प्रकट नहीं करता, ना अपना क्रोध प्रकट करता है। उसके आगे तुम कैसा भी खाना डाल दो, वह उसको चुपचाप खा लेता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ना वो सुख दुख में खुश होता है, ना वो किसी भी दशा में कुछ भी करता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमस्से के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनाकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, और अगर वे भी ईस्ट का जवान पत्थर से देना सीख जाते तो शायद। अब हम ये पेज खत्म कर चुके हैं, तो अगले पेज पर चलते हैं। सभी कहलाने लगते। जापान की मिसाइल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बिछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है।
झूरी काची के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात उससे समझ जाते था। हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता और ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जाते दिए और गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यह चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे ही कंधे पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खुली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, थान नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह डालता तो दूसरा भी हटा लेता था, एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूदी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों का क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया, अपना ये बेचा जाना है। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी से सालों गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत के काम ने चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो हमारी चाकरी में मर जाने कबूल था। हमने कभी दोनों दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हम इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भरी हो रहा था, जैसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी
उन्हें बोगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लौट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की जूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि बैल चरने पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंग और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुओं वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा। इसी तरीके से हमारा तीसरा पेज भी खत्म होता है। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग दौड़ हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? 4 दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोते भी हैं। ये दोनों उठहारे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चारा मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ,
मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या करते, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुराकर डाल आ। नए दादा, पीछे से तुम ही कहीं की सी कहोगे। एक और पेज खत्म, अगला पेज। ये चैप्टर काफी इजी है तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो चलिए इस पे भी फोकस करते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वह सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की घड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी हथसमाम की व्यथा को तो थी ही, उस पर मिला सुख भूसा। दान की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गाय ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने ऐसे पाँव न उठने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गए, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल रस्सी जाओ जो सब टूट टाट कर बर्बाद हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया को आदमियों के साथ दौड़ा रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो भी 1-2 को गिरा दूंगा। ये पेज एंड।
मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो अब थोड़ी सी वीडियो और बची है, तो उसको देख के जाइएगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भोरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उससे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटी खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सियों को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक तुड़क में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिला कर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनमें उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि कितनी नाकों में नथ डाल दी जाए। उसने ग्राव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे।
मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आएगी आफत आएगी, सब इसकी पर संदेह करेंगे। सहसा बा, बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। आओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुआ। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों के भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए। कहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे। वहीं उसे मार गिराना था ना। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चारे चढ़ने लगे। रह रहकर आठ ले लेते थे। कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने कहा को कई कदम पीछे हटा दिया, वहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभलकर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। और यह क्या कोई साड़ डोकता चला आ रहा। एक सेकेंड। अरे यह क्या कोई सांड डोकता चला आ रहा है? हाँ, सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उसे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं। नजर आती इन्हीं तो तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख्य भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आजुर विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले?
अगला भाग। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट मारे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उठकर पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जयो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़कर सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न दिखे थे। एक बार सांड झलकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बैल से आकर पेट में सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरी कहाँ गए हम? तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्म होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम हो गिर पड़ा तो दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीव के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बीरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता था पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो आंड पर था, लेकिन गया। हीरा तो मेंढ पर था, लेकिन गया। मोती निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा सींग संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे।
रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांजियोस में बंद कर दिए गए। तो आज हम भाग 3 तक ही पढ़ेंगे। भाग चौथा हम अगले वीडियो में चालू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।